सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सलभ तिवारी जी, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, प्रभारी हैं सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति तिवारी जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और डायरेक्टर हैं एमजीएम हॉस्पिटल मंडीदीप में। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा सलभ तिवारी जी। अभी हम देखें कि भोजपुर है, मंडीदीप है, भोपाल से लगा हुआ है। एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हम जब चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से, तो उन्होंने बताया था कि अब वैसी जो स्थिति नहीं बची है, बल्कि हर जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, चाहे वहाँ पर सरकारी डॉक्टर्स हों या फिर जो प्राइवेट फैसिलिटी हैं, पहले से बेहतर हुई हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हम पूरे इलाके को देखें, चाहे वो भोजपुर हो, मंडीदीप हो, वर्तमान स्वास्थ्य सेवाएँ कितनी दुरुस्त हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं अपनी नौकरी के शुरुआती दिन से मैं भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में ही, मेरी पहली पोस्टिंग गोहरगंज में रही, दूसरा मेरा ट्रांसफ़र ओबेदुल्लागंज, और अभी पिछले 4 सालों से मंडीदीप आया हूँ। तो पिछले 13 सालों से मैं ब्लॉक ओबेदुल्लागंज की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपको बता सकता हूँ। आप इसको एक बृहद परिप्रेक्ष्य में प्रदेश पे अगर रूपांतरित करना चाहें तो, जब मैंने ज्वाइन किया था 2011 में ओबेदुल्लागंज में, तो उस समय वहाँ पे 4 डॉक्टर थे हम लोग कुल, 3 सीनियर डॉक्टर और मैं सबसे ज़्यादा जूनियर डॉक्टर। आज अगर मैं अकेले मंडीदीप की बात करूं तो मंडीदीप अकेले में 16 डॉक्टर हैं, जिसमें से 3 विशेषज्ञ हैं और बाकी 11 मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो संख्या जो डॉक्टरों की बड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से जो पहले एक सबसे बड़ा था कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मिलते ही नहीं है, तो मैं पूर्णतः निश्चित रूप से और आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप दिन के किसी भी समय 24 घंटे 365 दिन किसी भी सरकारी अस्पताल में हमारे यहाँ ब्लॉक के जाएंगे तो आपको 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे। ये गारंटी मैं आपको अपनी तरफ से दे सकता हूँ। माननीय मंत्री महोदय भी थोड़ी देर पहले बोल के गए, परिवर्तन सतत प्रक्रिया है, मतलब ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली किसी का बहुत अच्छा विजन था जो उन्होंने पहले मेडिकल कॉलेजेस बनाए ताकि वो उतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सकें, और अब जब सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज 8-10 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ से ही जो डॉक्टर्स प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं, उन्हीं को उन्हीं मेडिकल कॉलेज में जॉब भी मिल जाएगी और वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के डॉक्टर को प्रशिक्षित कर पाएंगे। तो डेफिनेटली चाहे आप दवाइयों की बात करें, चाहे आप जाँचों की बात करें, चाहे आप डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात करें, ज़मीन आसमान का अंतर। मैं अपने बहुत छोटा सा 13 साल का करियर है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बट ज़मीन आसमान का अंतर मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ज्योति, मेरा एक आपसे सवाल, आप भी सरकारी सेवा में थी, तो जी हाँ। सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया, एक अपना हॉस्पिटल संचालित किया ताकि क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जी। सरकारी सेवा से त्यागपत्र और हॉस्पिटल का संचालन। जी सर, एक्चुअली क्या है कि जब मैं गौहरगंज में कार्यरत थी और उस समय मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिसका उपयोग मैं लोगों की सेवा के लिए कर सकूं, अपने ज्ञान का उपयोग कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अपना खुद का संस्थान खोलूं ताकि मैं लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाऊं। धन्यवाद। ज्योति जी, आप एमजीएम अस्पताल को सेवा की दृष्टि से भविष्य में कहाँ देखती हैं? काफ़ी आगे देखती हूँ। हमारा जो अस्पताल है वो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। साथ ही साथ चूँकि मैं खुद एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ लोगों को कि 24 घंटे में किसी भी समय अगर कोई महिला मेरे अस्पताल में आती है तो मैं स्वयं उसका उपचार करूंगी और अपनी सेवाएं दूंगी। तो लोगों के खासकर स्त्री स्वास्थ्य में तो मैं इसे काफ़ी आगे ले जाना चाहूंगी। धन्यवाद। शलभ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने डॉक्टर बनने का ही क्यों सोचा? सबसे छोटा जवाब ये है कि इश्क है। वो ऐसा काम है जिसमें आराम नहीं है और शायद मुझे आराम करना पसंद नहीं है। और अगर बिल्कुल बेसिक और इससे पिछला, क्योंकि ये जो प्यार जो जागृत हुआ है शायद समय के साथ हुआ, बचपन से अगर कोई एक बात मैं सोचूं तो मेरे पिता खुद भी बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। किन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से वो उस समय एमबीबीएस नहीं कर पाए थे, जबकि वो एलिजिबल थे। पहले बीएससी पार्ट 1 पास करते से ही आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ हुई, पापा नहीं कर पाए। बचपन से उनको भी मन था कि उनका कोई एक बेटा डॉक्टर बने।
तो इसे पापा का सपना मान लें या स्वयं का प्यार मान लें कि हाँ, मैं निश्चित करके बेटा था कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में किसी विधा में आगे बढ़ूंगा तो मेडिकल साइंस होगा, अन्यथा शायद मैं वो साइट ही छोड़ देता। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ही सवाल है। हमारे पास आंकड़े हैं मेडिकल कॉलेज हमीदिया के और सिविल हॉस्पिटल भोपाल के। जब वहाँ पेशेंट आते थे तो छोटी छोटी बीमारियों के पेशेंट, उनके यदि हम एरिया निकालें तो रायसेन जिला, भोजपुर, अब्दुल्लागंज के लोग भी वहाँ पहुँचते थे। हम देख पा रहे हैं कि कुछ सालों से ये जो आंकड़ा है, यानी भोपाल के लोग ही पहुँचेंगे, अदर जो छोटे बीमारियों के मरीज भोपाल नहीं पहुँचेंगे। तो कारण क्या है कि रायसेन के जो मरीज हैं क्या कम हो गए हैं या फिर उनको यहाँ पर इलाज मिलने लगा है? सर, जैसा थोड़ी देर पहले भी अपनी बात हुई थी, माननीय मंत्री महोदय ने बोला कि भाग्य से रायसेन जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने के लिए ईश्वर ने हमें 3 स्वास्थ्य मंत्रियों से नवाजा। चाहे वो माननीय गौरीशंकर सेजवार सर हों या प्रभुराम चौधरी सर हों, अभी नरेंद्र शिवाजी पटेल सर भी बोल के गए हैं। तो रायसेन जिला इस मामले में उपरत तो ईश्वर ने किया है। जहां कभी एक भी एक्सपर्ट नहीं होते थे, आजकल आप जाएंगे तो हर विषय के आपको 2 से 3 स्पेशलिस्ट मिल ही जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब विषय का विशेषज्ञ उस जगह पे मौजूद है तो हमें रेफर करने की आवश्यकता कम हो जाती है। और इसीलिए जो ड्रेनेज पहले जो हायर सेंटर की तरफ ज़्यादा हुआ करता था, अब कम हो रहा है वो। डॉक्टर ज्योति, ये हमारे तमाम जो दर्शक सामने बैठे हुए हैं और हमारे अतिथि भी हैं, उनकी ओर से मेरा ये सवाल है। अभी आप देखें कि कड़ाके की सर्दी का अचानक से दौर शुरू हो गया है। दोनों ही डॉक्टर से मेरा सवाल है, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ऐसे में क्या बचाव हमको करना चाहिए? सीधे तौर पर हम कहें कि सर्दी अटैक कर जाती है, कई बार ये होता है कि सर्दी से बचाव करने के लिए लोग पूरा घर पैक करके अलाव जलाते हैं, कोई हीटर जलाता है। हमें साधारण तौर पर क्या उपाय करना चाहिए सर्दी से बचाव के लिए? देखिए, जैसा आपने बोला कि अलाव जला के घर पे पैक करके बैठे रहते हैं, ये चीज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप एकदम गर्म में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें घर से बाहर ना निकलना पड़े, किसी ना किसी काम की वजह से हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो एकदम पैक एनवायरनमेंट में ना रहें। बाहर निकलेंगे तो वो आपको ज़्यादा हार्म करेगा। अगर आप एकदम पैक एनवायरनमेंट में हैं तो नो डाउट जब आप बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो हैं वो ना हो कि आप एकदम गर्म से एकदम सर्द में आ गए। थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करें, उसके बाद बाहर निकलें। ये संक्षेप में सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि लोग अपने बच्चों को इस सर्दी से बचाएं, क्या उपाय करें? सर, बच्चों के बारे में हम लोग सभी को हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के या बड़ों के किसी के भी शरीर पे कम से कम अगर इतनी जोर से इतनी कड़ाके की सर्दी है तो कपड़ों की 3 परतें कम से कम होना चाहिए। जैसे हम लोग इनर पहनते हैं, फिर ऊपर से शर्ट और उसके ऊपर से भी कोट या ब्लेजर या जैकेट, जो भी, सेम हमें बच्चों के साथ करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के हाथ और पैर के पंजे और सिर, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उनकी बाहर चली जाती है, तो बच्चों को खासतौर पर टोपा पहनाना ज़रूरी है। हाथ पैर के मोजे भी पहनाना चाहिए। यानी हाथ, जो बच्चों के हाथ, पैर और सिर तीनों, और उसके अलावा कम से कम 3 परत कपड़े आपके शरीर पे, ये सभी के लिए लागू होता है। बच्चों में किसी भी बीमारी से, किसी भी इमरजेंसी से उनका खुद का शरीर उतना विकसित नहीं होता है कि वो खुद निपट पाए, इसलिए सारी की सारी सुविधाएं हमें ऊपर से उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। शलभ जी, शासकीय सेवा छोड़ के प्राइवेट संस्थान स्थापित करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? अवश्य कोई बड़ा कारण ही रहा होगा। ये सवाल आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, डॉक्टर ज्योति से पूछिए आप। मैं अभी भी शासकीय सेवा में हूँ और मेरा बिल्कुल शासकीय सेवा छोड़ने का कोई मन नहीं है। मैम, आप? मैम, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मैं गौहरगंज में कार्यरत थी उस समय मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं अपनी विशेषज्ञता का उपयोग लोगों की सेवा में कर पा रही हूँ, क्योंकि वो छोटा अस्पताल है, एक CHC लेवल का अस्पताल है ना, वहाँ पर कोई OT उपलब्ध था अच्छा, जिसमें मैं लोगों को वो ना ही कुछ मेडिसिन विशेषज्ञ लेवल की वहाँ पर उपलब्ध थी जो मैं लोगों को दे पाती, महिलाओं को दे पाती और उनकी मदद कर पाती। तो बस मेरे हाथ में क्या आता था कि मुझे उसका इलाज आता है, पर चूंकि सुविधाएं नहीं थी मुझे उनको रेफ़र करना पड़ता था, रायसेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ता था। तब मुझे ये लगा कि जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ तो मुझे यहाँ से मतलब सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए और अपना खुद का संस्थान खोलना चाहिए ताकि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा, मंत्री महोदय घोषणा करके गए हैं कि रायसेन को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आपको लग रहा है ज़रूरत है रायसेन को मेडिकल कॉलेज की और तत्काल मिले?
सर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो शायद रायसेन प्रदेश के बहुत बड़े जिलों में आता है। बहुत छोटे छोटे से जिले हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। रायसेन में अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो स्वाभाविक रूप से सभी का फायदा है। खासतौर पे जो माननीय मंत्री महोदय ने जैसे बोला कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है बाड़ी, बरेली, उदयपुरा, खरगोन तक लगता है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है। और अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमारे पास नियरेस्ट में भी भोपाल है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आपके पास कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज अकेला शिक्षा संस्थान नहीं है, आपको उसके साथ हर विषय का विशेषज्ञ, सारी टर्शरी लेवल केयर, आपको चाहे वो आर्थोपेडिक्स या शिशु रोग हो, स्त्री रोग हो, हर चीज का प्रोफेसर रैंक तक का आदमी और उतने ऑपरेशन थिएटर, उतनी दवाइयाँ, उतनी जांचें हर जगह उपलब्ध हो जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से जो स्वास्थ्य सेवा है वो अगर अभी की स्तर पे मैं मानता हूँ कि मैंने 100% का अंतर देखा है, तो शायद मेडिकल कॉलेज आने के बाद वो 1000 और 2000% की उन्नति हो चुकी होगी। तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अगर माननीय मंत्री महोदय ने बोला है तो हम खुद भी चाह रहे हैं जल्दी से आएगा तो सुख सुविधाएं और बढ़िया हो जाएंगी हमारे क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर सलभ तिवारी जी और डॉक्टर ज्योति तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच सर।